सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब जर्मनी, इटली या फ्रांस जैसे देश थे ही नहीं। मतलब नक्शे पर इनका कोई वजूद ही नहीं था। 19वीं सदी का यूरोप कैसा था? बस बड़े बड़े साम्राज्य और राजाओं का राज, चारों तरफ उथल पुथल। लेकिन फिर हवा में कुछ नए, कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार फैलने लगे। ऐसे विचार जिन्होंने पूरे महाद्वीप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है कि राजाओं और उनकी प्रजा से भरी ये दुनिया अचानक राष्ट्रों और उनके नागरिकों की दुनिया में कैसे तब्दील हो गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो था नहीं, है ना? और कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे बदलाव की शुरुआत एक कलाकार के सपने से हुई थी। ये देखिए, साल था 1848। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरिये ने ये कमाल की तस्वीर बनाई। इसमें क्या दिख रहा है? अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लेकर एक साथ आज़ादी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और जरा जमीन पर नजर डालिए, राजाओं और सम्राटों के टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी सपना था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां लोग किसी राजा की जागीर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र का हिस्सा हों। लेकिन जैसा कि होता है, सपना एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ। सूर्य का तो ये सपना था, पर उस वक्त की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। असल में यूरोप तब कई बड़े बड़े मल्टी एथनिक साम्राज्यों का एक, कह सकते हैं, एक पैचवर्क था। और इन पर राज करते थे निरंकुश राजा। मतलब ऐसे शासक जिनकी ताकत पर कोई लगाम नहीं थी, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। तब कोई नागरिक या सिटीजन नहीं होता था। सब सिर्फ राजा की प्रजा थे, बस। और फिर साल 1789 में एक धमाका हुआ। एक ऐसी घटना जिसने पुराने यूरोप के इस शांत तालाब में जैसे एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। और वो घटना थी फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने सबसे बड़ा बदलाव लोगों की सोच में लाया। अब पहचान बदल रही थी। अब कोई सिर्फ राजा की प्रजा नहीं था, अब वो था ले सितवायन, यानी एक नागरिक। और वो किसी राजा के राज्य का हिस्सा नहीं, बल्कि लापात्री का हिस्सा था, यानी अपनी पितृभूमि का। अचानक से लोगों को ये महसूस होने लगा कि वो एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं, जहां हर किसी के अधिकार बराबर हैं। और सुनिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, ये सिर्फ हवा में नहीं था। बाकायदा ठोस कदम उठाए गए। राजा के झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। देश भर में जो अलग अलग कानून चलते थे, उनकी जगह एक जैसा कानून बनाया गया। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। मतलब वो सचमुच एक राष्ट्र बना रहे थे, एक एक ईंट जोड़कर। तो फ्रांस में तो ये आग लग चुकी थी। पर सवाल ये था कि ये आग बाकी यूरोप तक कैसे पहुंचेगी। और यहीं एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। उसी ने क्रांति के इन आइडियाज को पूरे यूरोप में फैलाया, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था। देखिए, नेपोलियन एक तानाशाह था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जहां भी अपनी सेना लेकर गया, उसने कुछ आधुनिक सुधार भी किए। उसका मशहूर नेपोलियनिक कोड एक मिसाल है। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए। अचानक कानून की नज़र में सब बराबर हो गए। जमींदारी वाला जो फ्यूडल सिस्टम था, वो खत्म हो गया। बहुत से लोगों के लिए तो ये एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। लेकिन कहानी में एक पेंच है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ नेपोलियन सुधार ला रहा था, तो दूसरी तरफ वो भारी टैक्स लगा रहा था, सेंसरशिप थोप रहा था और जबरदस्ती लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? जिन इलाकों को उसने जीता था, वहां के लोग फ्रांसीसियों से नफरत करने लगे। और इसी नफरत के चलते उनकी अपनी पहचान, मतलब उनकी जर्मन, स्पेनिश या इटालियन पहचान और भी मजबूत हो गई। कमाल देखिए, नेपोलियन ने अनजाने में अपने ही खिलाफ राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त आग भड़का दी थी। अच्छा, नेपोलियन तो चला गया। उसके हारने के बाद यूरोप की जो पुरानी ताकतें थीं, जो राजे महाराजे थे, उन्होंने सोचा, चलो राष्ट्रवाद का ये जो जिन बोतल से बाहर आ गया है, इसे वापस अंदर बंद कर देते हैं। तो 1815 में यूरोप के सारे बड़े बड़े नेता वियना में इकट्ठा हुए। इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख। और उसका मकसद सिर्फ एक था, टाइम को पीछे घुमा देना। वो नेपोलियन के हटाए हुए पुराने राजाओं को गद्दी पर वापस बिठाना चाहता था। और ये पक्का करना चाहता था कि दोबारा कभी कोई क्रांति ना हो। और उन्होंने जो ये नई व्यवस्था बनाई, वो बहुत ही ज्यादा दमनकारी थी। ये कार्टून देखिए, ये सब कुछ कह देता है। सेंसरशिप, सीक्रेट पुलिस,
हर तरीका अपनाया गया ताकि कोई भी आज़ादी या राष्ट्रवाद की बात न कर सके। हालात ऐसे थे कि अगर किसी ने आज़ादी के बारे में सिर्फ सोच भी लिया तो उसकी खैर नहीं थी। लेकिन आप विचारों को कब तक दबा सकते हैं, है ना? तो जो क्रांतिकारी थे वो अंडरग्राउंड हो गए, और इन सब में एक नाम ऐसा था जिससे पुरानी हुकूमतें सबसे ज्यादा डरती थीं। इटली का जुसेप्पे मैत्सनी। सोचिए, खुद मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नए विचार उन लोगों के लिए कितने डरावने थे। मैत्सिनी का मानना बहुत सीधा और पावरफुल था। वो कहता था कि राष्ट्र कोई इंसानी बनावट नहीं बल्कि कुदरती है, ईश्वर की देन है। उसके लिए ये देखना एक त्रासदी जैसा था कि इटली कैसे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। इसीलिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट ग्रुप बनाए। इनका मकसद था पूरे महाद्वीप के नौजवानों को एक आज़ाद और एकजुट यूरोप के सपने के लिए तैयार करना। तो एक तरफ ये पुरानी ताकतें हर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और आज़ादी की चिंगारी ज़मीन के नीचे नीचे सुलग रही थी, और बहुत जल्द ये चिंगारी एक बड़े ज्वालामुखी की तरफ फटने वाली थी। और फिर धमाके होने शुरू हुए। 1821 में ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। फिर 1830 में पेरिस की सड़कों पर एक बार फिर क्रांति की आग भड़की। और ये सब जाकर अपने चरम पर पहुंचा 1848 में, जब पूरे के पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक ऐसी लहर आई जिसने पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। लेकिन एक मिनट, राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा और राजनीति नहीं था। इसका एक कल्चरल, एक इमोशनल एंगल भी था, और इसे कहते हैं रोमांटिसिज्म। इस मूवमेंट का मानना था कि सिर्फ तर्क और विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। एक राष्ट्र की असली आत्मा तो उसकी भावनाओं में, उसकी कला में और उसके साझे इतिहास में बसती है। जरा इस पेंटिंग को देखिए। ये फ्रांसीसी कलाकार डेलाक्रोइक्स ने बनाई है। इसमें ग्रीस में हुए एक नरसंहार को इतने दर्दनाक और पावरफुल तरीके से दिखाया गया है कि इसे देखकर पूरे यूरोप में गुस्सा भर गया। लोग ग्रीस की आज़ादी के समर्थन में उतर आए। इससे ये साबित हो गया कि आर्ट यानी कला एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार भी हो सकती है। इन्हीं रोमांटिक विचारकों का मानना था कि किसी भी देश की असली आत्मा उसके आम लोगों में बसती है, जिसे जर्मन में दास फोक कहते हैं, मतलब उनके लोकगीतों में, उनकी कहानियों में। यही वजह थी कि मशहूर ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मनी घूम घूम कर लोक कथाएं इकट्ठी की। वो सिर्फ कहानियां नहीं बचा रहे थे, वो असल में एक जर्मन पहचान गढ़ रहे थे। तो इन दशकों की लड़ाई, विद्रोह और सांस्कृतिक आंदोलनों का असर अब दिखने लगा था। यूरोप का नक्शा अब बदलने वाला था, भले ही कई क्रांतियां फौरन कामयाब नहीं हुई। 1848 में जर्मनी में एक दिलचस्प कोशिश हुई। वहां के लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई और एक होकर एक लोकतांत्रिक जर्मनी के लिए संविधान भी लिख डाला। हाँ, ये बात और है कि ये कोशिश फेल हो गई, क्योंकि प्रशिया के राजा ने ताज पहनने से ही इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने ये दिखा दिया कि एक एकजुट जर्मनी का आइडिया अब सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि एक असलियत बन सकता है। तो सार क्या है? सार ये है कि फ्रांसीसी क्रांति ने जिस जिन को बोतल से बाहर निकाला था, उसे वापस अंदर डालना अब नामुमकिन था। क्रांतियां हुईं, कुछ सफल हुईं, कुछ असफल, लेकिन राष्ट्र राज्य का विचार, मतलब एक जैसी संस्कृति और पहचान वाले लोगों का अपना देश हो, ये आइडिया अब लोगों के दिलों में घर कर चुका था। स्टेज तैयार था, और जल्द ही इस स्टेज पर इटली और जर्मनी जैसे नए राष्ट्र कदम रखने वाले थे। और ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है। राष्ट्रवाद ने देशों को बनाया, लोगों को एक आवाज दी और बड़े बड़े साम्राज्यों को ढहा दिया। लेकिन इसी राष्ट्रवाद ने दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें भी खींची और भयानक लड़ाइयों को भी जन्म दिया। ये वाकई एक दो-धारी तलवार है। तो सोचने वाली बात यह है कि 19वीं सदी में जन्मा ये ताकतवर आइडिया आज हमारी दुनिया को किस तरह से चला रहा है, और इसका भविष्य क्या है।